अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 5-7 खबरें हैं आज आपके सामने रखनी हैं। इन खबरों पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि आमिर तांबा, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने 2013 में कोट लखपत जेल में मुक़य्यद भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को कत्ल किया था, मुबैना तौर पर उस पर यह इल्ज़ाम था, मगर वो उस इल्ज़ाम से बाइज़्ज़त बरी होकर कुछ अरसा पहले वो कोट लखपत जेल से बरी हुआ और कल उस पर कातलाना हमला हुआ, उसे गोलियां मारी गईं घर में घुसकर, और अब इतलात ये हैं कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। अब इसमें कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि चूँकि भारत ने खुद इकरार किया है कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 20 लोगों का कत्ल किया है, अपने एजेंटों के ज़रिए, अपने टाउट्स के ज़रिए, अपने स्लीपर सेल्स के ज़रिए, तो इसलिए हमारा शक सरे दस्त इंडिया की एजेंसी रॉ पर जाता है और ये हमारी एजेंसियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो लाहौर के गुंजानाबाद इलाके इस्लामपुरा में घर में घुसकर ये वारदात करते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें NA-46, NA-47 और NA-48 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। वाज़े रहे कि NA-46 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर मुग़ल भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। इसी तरह NA-47 से शुएब शाहीन और NA-48 से एडवोकेट अली बुखारी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे और इनकी लीड 50,000 से ज़ायद थी हर एक की। और इसमें जो मुखालिफ सियासी उम्मीदवार थे, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हों या वो आज़ाद हों या उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से हो, उन तमाम ने बरमला कहा था कि हमसे सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं, मगर धांधली के ज़रिए, बददियानती के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, जबर के ज़रिए नून लीग के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। अब तहरीक इंसाफ ने इन तीनों सीटों की कामयाबी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि NA-207 नवाब शाह से आसिफा जरदारी को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया था। मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि यहाँ पर कुल 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर 7 उम्मीदवारों के कागजात जो मुखालिफ सियासी जमातों से थे, उनके कागजातों को रिजेक्ट कर दिया गया था और 3 आसिफा जरदारी के कवरिंग कैंडिडेट थे और एक वो खुद थी। तो यानी इन चारों के मंजूर किए गए, बाकी तमाम के रिजेक्ट किए गए और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पुलिस अगवा करके ले गई थी। अब उन्होंने आसिफा जरदारी की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। अगली खबर है, पिछले दिनों मीडिया पर यह काफ़ी चल रहा था कि मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना एक खातून बनी और अब इतलात ये आ रही हैं कि उस खातून की लाश बहावलपुर के करीब चुन्नी गोट से मिली है। अब इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक ये है कि पुलिस एहलकार ने उस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया और अपने साथ ले गया था ट्रेन से, और अब उसकी लाश मिली है। खातून का ताल्लुक जड़ांवाला से है। जब कानून के मुहाफ़िज़ ही इस तरह की सफ़ाकी करेंगे तो फिर कौन इन लोगों को इंसाफ फराहम करेगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। आपने अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं कि मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया
جو کہ ہر آزاد ملک کا حق ہوتا ہے۔ اسرائیل نے ایرانی قونصل خانے پر شام میں حملہ کیا تھا اور ان کے 2 جرنیلوں سمیت 7 شہریوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کا اظہار ایران نے برملا کیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب ایران نے جب بدلہ لیا ہے تو اس میں ہمارا وزارت خارجہ جو ہے وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کس طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مگر ہمارے حکمرانوں میں کاش تھوڑی سی غیرت ہوتی، تھوڑی سی حمیت ہوتی، یہی علامہ اقبال والی، تو پھر کیا ہی بات تھی، مگر انہیں اس طرح کا کوئی خیال نہیں ہے اور وہ اس چیز میں کنفیوزڈ ہیں، اور وہ اسرائیل کے خلاف لب کشائی نہیں کر رہے۔ کیا انہیں حق اور باطل، ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا؟ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو جیسے حدیث ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام دیکھیں تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ میں اتنی جرأت نہیں ہے، تو پھر آپ زبان سے اس فعل کو برا کہیں، اس کام کو برا کہیں، اور اگر آپ کی زبان میں بھی لغزش ہے، وہ بھی نہیں بول سکتی، اس میں بھی اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کم سے کم اپنے دل میں تو اس کام کو برا جانیں۔ مگر یہاں ہمارے حکمران کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری وزارت خارجہ ابھی بھی کنفیوز ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر ہمیں تشویش ہے۔ اب آپ تشویش کا اظہار کرنے والے ہیں کون جناب؟ آپ کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، آپ کو تو دنیا کے ملکوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈان نیوز نے حالیہ طاقتور ترین ملکوں کی ایک فہرست دی ہے، جس میں ہمارا پاکستان 22ویں نمبر پر ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس لسٹ میں نمبر 1 پہ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، پھر جرمنی، برطانیہ، فرانس، جاپان، اسرائیل، سعودی عرب، یو اے ای، جنوبی کوریا، کینیڈا، ایران 13ویں نمبر پر ہے اور ہم 22ویں نمبر پر ہیں۔ میں ایران کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ ایران کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایران پر انہوں نے سال ہا سال سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، مگر وہ ہے کہ اس نے جھکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں۔ ان کا ایمان اللہ پر ہے اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ مگر ہم ہیں، ہمارے حکمران ہیں کہ ان کے اندر ٹانگیں ان کی جواب دے جاتی ہیں، ان میں کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا کہ اگر آپ نے ایران سے گیس پائپ لائن لی تو ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب بھی وہ دھمکانے سے باز نہیں آیا اور ہمارے حکمران ہیں کہ وہ دبک کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ انہیں نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں۔ اب یہ ایران پر انہوں نے جو سالہ سال سے پابندیاں لگائی ہیں، اس کا کیا اثر ہوا؟ اور ایران کے بعد ترکی، پھر بھارت، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، سویڈن، قطر، نیدرلینڈ اور پھر پاکستان ہے۔ جب آپ طاقتور ملکوں میں 22ویں نمبر پر ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ حیثیت معیشت کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے، جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کی اقوام عالم میں عزت ہوگی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے، تو جس کے گھر میں دانے ہوتے ہیں نا، کھانے کو آٹا ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، تو پھر اس کے جو بے وقوف ہوتے ہیں یا تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں یا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی سیانے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی معیشت کو مستحکم کریں، آپ ملک سے کرپشن کو ختم کریں اور خدا را خود بھی لوٹنے سے باز آئیں، تو پھر آپ کی کوئی اقوام عالم میں عزت بحال ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کا جو توشہ خانہ اپیل تھی، اس میں انتظار کرنے کے باوجود جج صاحب سے کہا گیا کہ جی 1 بجے خاور مانیکا کا وکیل رضوان عباسی عدالت میں آئے گا، اور وہ 1 بجے آیا تو پھر اس نے
इस केस को चलाने से माजरत कर ली और हीले बहाने से वो मजीद तारीख लेना चाहता था, और अदालत की समाअत जारी थी कि खबर मानिका का वकील अदालत से चला गया, जिस पर सलमान अकरम राजा कहते रहे कि आप ठहर जाएं, आप तारीख तो ले लें, मगर वो चला गया। ये हालत इन्होंने अदलिया की कर दी है, और जज साहब वहाँ खामोशी से देखते रहे, और उन्होंने फिर उनके जूनियर को 24 अप्रैल की तारीख दी है। तो सलमान अकरम राजा ने अदालत से बाहर निकलकर मीडिया से गुफ्तगू की। ये ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आप में भी तो बाइंडिंग नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल हर एक पे बाइंडिंग होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल खामोश रहने का कहा जिस किसी ने बात की। बिल्कुल डिसिप्लिन का जो इतलाक है वो हर एक पे होता है, हर फरीक पर होता है। अदालत को खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, मछली मंडी नहीं बनना चाहिए। जो रोस्ट्रम पे है, जो बात कर रहा है, उसी को बात करनी चाहिए। खान साहब कब तक बाहर आते हुए देख रहे हैं, और साइफर केस भी कल लगा हुआ है, क्या समझते हैं? देखिए जी, हमें नजर आता है कि ये तमाम मुकदमात अब अपनी आखिरी नज़ा की सूरत में हैं। ये झूठे मुकदमात थे, इन तमाम मुकदमात में दफन होना है और ये तमाम सजाएं खत्म होनी हैं इंशाअल्लाह। आइन और कानून के मुताबिक खान साहब हम समझती हैं इस महीने के आखिर तक इन तमाम मुकदमात में बरी होंगे। सर, ये इंतखाबी ज़रदारी आपका केस भी लगा जी, तो आपने सुन ली। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंशाअल्लाह इसी महीने के आखिर तक इमरान खान के तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और ये ऐसे केसेस हैं कि जो नज़ा के आलम में हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि 28 अप्रैल को तहरीक इंसाफ सिंध ने बाग जिना ग्राउंड में जलसा करने के लिए इजाज़त तलब कर ली है। सूबाई सदर हलीम आदिल शेख ने ग्राउंड का आज मुआयना किया, और उनका कहना था कि हमने दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर कराची को दे दी है, और हमें उम्मीद है कि हमें जलसा करने की इजाज़त मिल जाएगी, और अगर हमें इजाज़त ना मिली तो फिर हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अगली खबर है कि ईरान ने जो 2 दिन पहले इसराइली बहरी जहाज अगवा किया था, उसमें से 2 पाकिस्तानी बरामद होने की इतला मिली है। यानी उस जहाज में 2 पाकिस्तानी भी थे जो उस जहाज में काम करते थे। अब इतलात ये आ रही हैं कि ईरानी हुकाम ने कहा है कि हम पाकिस्तानी भाइयों को जल्द रिहा कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है। ये बहुत अच्छा शगुन है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे की इत्तला पर इसराइल के कान खड़े हो गए हैं, और इसराइल इस दौरे को बहुत अहमियत, और उसके लिए ये दौरा अजियत का बायस भी बन रहा है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि ईरानी सदर इस मौके पर, इस क्रूशल मौके पर पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रहे हैं, और इनके माबैन क्या मुआहदात होते हैं, क्या बातचीत होती है। तो इस पर इसराइल की गहरी नज़र होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।